नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आपको मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे नए बैच की नई क्लास में। ठीक है, नेट हिस्ट्री का नया बैच आज से हमने शुरू कर दिया है। आज हमारी पहली क्लास है दोस्तों, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है और आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री का थ्योरी क्लास बना। दोस्तों हम थ्योरी क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये भी साथ में नेट जरफ आपके हाथ में 70% से अधिक सवाल आने की दोस्तों संभावना है हमारे बैच में। ठीक है, तो सबका स्वागत, अभिनंदन। अर्जुन धाकड़ जी, मीना कुमारी जी, सोनिया लोहिया जी, अनिता कुमारी जी, जोगिंदर कुमार जी, सिगवर्ड जी, सबका स्वागत, अभिनंदन। आपको हार्दिक शुभकामना दोस्तों नए साल की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हमारी ये पहली क्लास है। ठीक है, और देखो अगर आप हमारी डेमो क्लास चाहिए तो हमारा जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा जेबी स्टडी पॉइंट का। हमारा दोस्तों जो हमारे कोर्स है, नेट हिस्ट्री का 6 महीने का 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है, पेपर 1 और हिस्ट्री और लाइफ टाइम का 5000 रुपये का है। अगर कोई दोस्तों टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 6 महीने का टेस्ट सीरीज 999 रुपये का है और टीजीटी पीजीटी के लिए केवल 500 रुपये का कोर्स हमने दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते होंगे तो इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। दूसरे का नाम है आद ऐतिहासिक। तो आद ऐतिहासिक। और तीसरे का नाम है ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड्स ये इस काल के माध्यम से, इन 3 पार्ट के माध्यम से हम पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, इन तीनों पार्ट में क्या क्या है हम बताएंगे तो बिल्कुल खोलकर बताएंगे। देखो प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों शुरुआत की हमने। पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति। ठीक है, और तीसरा पार्ट आएगा इसमें पाषाण काल। इस तरीके से दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम 3 पार्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, और अब बात करें आद ऐतिहासिक की तो इसमें हम आपको सिंधु सभ्यता, और इसके बाद वैदिक सभ्यता इसमें आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल दोस्तों जो लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं महाजनपद काल से शुरू होता है। ठीक है, महाजनपद काल से शुरू होता है और ये आधुनिक आधुनिक काल तक चलता है। ठीक है, देखो हम तैयारी कर रहे हैं एकदम बड़े लेवल की, तो बड़े लेवल से ही हम बताएंगे, ना कि दोस्तों जो छोटे लेवल की तैयारी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन
और आधुनिक कालीन दोस्तों। ठीक है, इतना अंतर है। अगर हम छोटे लेवल की तैयारी करेंगे तो हम इतिहास को इस तरीके से पढ़ते हैं, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। और जब दोस्तों हम बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, नेट हो गया, ठीक है, तो हम इस तरीके से तैयारी करते हैं। आपको फर्क जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उसके बाद में अगली क्लास में हम आपको मानव की उत्पत्ति पढ़ाएंगे, फिर पाषाण काल को शुरू करेंगे। तो दोस्तों सबको गुड इवनिंग, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर। आपको, आपके साथ में आपके परिवार, दोस्त, भाई, बंधु सभी के लिए नई साल अच्छी गुजरे। रफीक जी गुड इवनिंग, वेलकम, अंजू जी वेलकम, सोनिया जी वेलकम, मीना कुमार जी वेलकम, अनीता जी वेलकम, सिकवाड़ जी वेलकम, जोगिंदर जी वेलकम, अर्जुन जी वेलकम, सोनिया जी वेलकम, जोगिंदर जी वेलकम। सबका स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। अब हम शुरू करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति जो इतिहासकार है, वो जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, उनके अनुसार थ्योरी कुछ और है। ठीक है, अब आप जो है इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं अपनी तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, ये प्रमाणिक नहीं है, पर देखो हमको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में किसी को नहीं पता वैसे तो कैसे हुई, परंतु मैं भी एक थ्योरी दोस्तों लाता हूं जिसके माध्यम से आप बिल्कुल इतिहास को सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो एक हमारी भी कह सकते हैं भाई जेबी स्टडी पॉइंट की तरफ से एक थ्योरी बनाई गई है, केवल समझने के लिए, प्रमाणिक नहीं है दोस्तों, ये केवल समझने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी होगी, 2 मिनट 2-3 मिनट की। आप ये देखिए, मैं लाइन खींच रहा हूं यहां से यहां तक। ठीक है, इसको मान लीजिए आप ब्रह्मांड। ठीक है दोस्तों, केवल समझने के लिए है, ये प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, ना कोई आज तक प्रमाणित कर पाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, इसको मान लीजिए जो बॉर्डर है, इसको मान लीजिए दोस्तों आप ब्रह्मांड। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए सूरज, सूर्य सूर्य है, और कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग एक विस्फोट हुआ, तो उसके माध्यम से बताऊंगा मैं। मेरी थ्योरी दोस्तों ये है कि सूर्य में एक विस्फोट हुआ। ठीक है, कभी किसी काल में सूर्य में विस्फोट हुआ। सूर्य क्या होता है, अपनी धुरी पर बहुत ही तेज गति से घूमता है, और ये जो है मान लीजिए ये जो पत्थरों का बना हुआ है, ठोस है। ठीक है, तो जब इसमें विस्फोट होता है दोस्तों, इसमें से छोटे छोटे कण जो निकलते हैं। ठीक है भाई, जब कोई पत्थर टूटेगा तो उसमें से छोटे छोटे कण टूटेंगे, उनका कोई शेप नहीं होगा। कोई पत्थर ऐसे टूटेगा, कोई ऐसे टूटेगा, ठीक है, कोई ऐसे टूटेगा, परंतु इनका क्या होगा दोस्तों, इनका जो है कोई शेप नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा दोस्तों। ये समझने के लिए है, ठीक है, केवल समझने के लिए है। ठीक है, इसका कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि आप समझ सको कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी, और ना ही कोई पृथ्वी की उत्पत्ति से कोई सवाल आता है। मैं तो दोस्तों ये चाहता हूं कि आप समझ जाइए कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जब इसमें सूर्य में विस्फोट हुआ, तो बहुत सारे जो जो पत्थर थे वो उससे अलग हो गए, और जब सूर्य अपनी धुरी पर घूमता था, ठीक है, इसका वेग इतना था कि बड़े बड़े पत्थरों को, जैसे उन पत्थरों को हम कह सकते हैं ग्रह। ठीक है, तो वेग इतना अधिक था कि जो भी पत्थर टूटे दोस्तों, वो उसके वेग, क्योंकि जब दोस्तों सूर्य अपनी पृथ्वी पर घूमा तो उसका जो परवलय था वो इतना तेज था कि जो बड़े बड़े पत्थर टूटे, उसके वेग, जो परवलय था, जो इसका वायु का वेग था, उससे बाहर नहीं जा पाए। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये समझाने के लिए थ्योरी बनाई है मैंने। ठीक है, यानी कि जब ये घूम रहा था और इसमें विस्फोट हुआ, तो जो ग्रह टूटकर अलग हुए वो इसके वेग से, इसके परवलय से बाहर नहीं जा पाए।
तो उनको वो भी जो है घूमने लगे इसके आसपास। जैसे कि बुध ग्रह सबसे हल्का है, तो ये ज्यादा दूर नहीं जा पाया, ठीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। उसके बाद में मंगल, फिर पृथ्वी, फिर बुध, जो है आप कह सकते हैं भाई शनि, सबसे लास्ट में और सबसे भारी ग्रह दोस्तों कौन सा है? बृहस्पति। वो जो है सूर्य के सबसे आखिरी रेखा में चक्कर लगाता है। उसका कारण ये है कि दोस्तों हो सकता है कि देखो ये भारी था, जो हवा का वेग था उसने उसको खूब खींचने की कोशिश की, परंतु वो उसकी जो गति थी जब सूर्य से अलग हुआ तब वो धीरे धीरे जैसे अलग हुआ, तो जैसे ही वो अलग होता गया तो दोस्तों सूर्य की आखिरी कक्षा में जाकर रुक गया, उसका वेग कम हो गया, ठीक है। तो इसमें भी एक पृथ्वी थी। तो मेरा मानना है कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति आपको ऐसी हुई। वैसे दोस्तों ये प्रमाणित नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूं कि ऐसे हो सकती है, ठीक है। और देखो एक प्रमाणिक तौर पर जो है हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं तो वो बताऊंगा कि कैसे हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई दोस्तों, पृथ्वी का कोई शेप नहीं था, ठीक है। तो पृथ्वी जैसे ऐसे हुई, तो ये जो ऊपर जो उभरे हुए स्थान थे उनको हमने बोला पर्वत बोला, जो नीचे के स्थान है इनको हमने समुद्र बोला, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जो थी वो आग का गोला थी। धीरे धीरे जब हवा के वेग से आई जो है संपर्क हुआ उसका, तो धीरे धीरे ठंडी हुई। तो ऐसे बताते हैं ना इतिहास में, जियोग्राफी में, कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी हुई, फिर उस पे बारिश होनी शुरू हुई, ठीक है। तो ऐसा ही जो है पृथ्वी के साथ में हुआ था। तो धीरे धीरे ये ठंडी हुई, इस पे वायुमंडल बनने शुरू हुआ, कीड़े मकोड़े जो है पैदा हुए, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े पैदा हुए पानी में पैदा हुए। विज्ञान कहता है कि पानी में सबसे पहले छोटे छोटे कीट पतंगे पैदा हुए, फिर मछली पैदा हुई, ठीक है। तो मछलियों से रूप बदला, मेढक पैदा हुए, मेढक जो है बाहर निकल के आने शुरू हुए, जो समतल मैदान थे उसमें बारिश की वजह से घास उगनी शुरू हुई, दोस्तों बताया जाता है, ठीक है। फिर भी हम उस माध्यम से सोचेंगे कि हमको इतिहास पढ़ना है। अगर कोई दोस्तों हमने को बेसिक नहीं पता होगा तो इतिहास के बारे में हम कैसे पता करेंगे भाई, हम कैसे कहाँ शुरू करें। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति शुरू करते हैं। आपको देखो मेरी थ्योरी अलग है समझाने के लिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई जो वैज्ञानिक कहते हैं उसके माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से कैसे हुई, ठीक है। छोटी सी थ्योरी है, अलग अलग विद्वानों ने दोस्तों, मैं देखो लिखा हुआ इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि लिखा हुआ प्रमाणिक होता है, समझ रहे हैं आप, लिखा हुआ प्रमाणिक होता है। अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के हल होते हुए उसका मूल रूप ठोस, वाष्य और तरल भाग माना है। चैम्बरलिन है, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी ठोस ग्रहाणुओं के एकत्रित होने से बनी है जिसका अंतरम ठोस अवस्था है। एक तो कल्पना है ज्वारीय परिकल्पना, जो जेम्स जीन्स ने प्रतिपादित की और जेफरिन ने उसको संशोधित किया। के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निस्तृत ज्वारीय पदार्थों से हुआ और पृथ्वी का अंतरम तरल अवस्था में, यानी कि जो अंदर वाला भाग है वो तरल अवस्था में है। मधु जी वेलकम, सुबह मोहन कुमार जी वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। लाप्लास जो वायव्य न्याहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक है, तो ये जो है जियोग्राफी में पढ़ा जाता है। लाप्लास के अनुसार पृथ्वी का अंतरम तरल भाग है। न्याहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी बिहारिका से मानी जाती है। न्याहारिका जो इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी के अंतरम को वायव्य अवस्था में होना चाहिए, जबकि इसके प्रतिपादक इसे तरल मानते हैं।
एक थ्योरी और है कि जोए परिस और रिटर ने भी पृथ्वी के अंतरम को गैस का बना हुआ माना है। अतः दो ही मत पृथ्वी के अंतरम के बारे में सत्य के करीब हैं, जो ठोस अवस्था या फिर द्रव अवस्था में माना जाता है। दोस्तों वैसे तो देखो ये आता नहीं है क्योंकि ये दोस्तों इनकी परिकल्पना है, ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब पृथ्वी बन गई, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, तो धीरे धीरे उसमें कैसे बदलाव हुआ। इतिहासकारों ने जैसे जैसे बदलाव हुआ समय को डिवाइड किया है। पहले महाकल्प में डिवाइड किया है, ठीक है, फिर उनको कल्प में डिवाइड किया है, फिर इपोज यानी कि युग में, और युग के प्रारंभ होने का जो समय था लगभग अनुमान के अनुसार कितना था, ठीक है। आपको थोड़ा तो कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, परंतु इसको हम बड़े लेवल में समझाएंगे अभी धीरे धीरे। सबको एक एक पॉइंट को आपको आज खोलकर बताऊंगा। दोस्तों पहला जो काल था, जो इरा था, उसका नाम है एजोइक महाकल्प। इसका जो है कल्प नहीं बनाया गया है, और इसकी जो युग थे, पहला था प्री कैम्ब्रियन या एलोगोनिकन, और दूसरा इसका काल था आर्कियन युग। समझ रहे दोस्तों। देखो ये आपको किसी किताब में बड़ी मुश्किल से मिलेगा, जो प्राचीन भारत की किताब पढ़ते हैं आप, उसमें बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और देखो इनमें से भी सवाल आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर हुआ है उसमें एक सवाल आया था, ठीक है। दूसरा जो महाकल्प है, ये पहला महाकल्प हुआ, ये दूसरा हुआ, उसका नाम है पैलियोजोइक महाकल्प। इसका जो कल्प है दोस्तों ये है प्राथमिक या प्राइमरी कल्प है, ठीक है, यह भाग है। और इसके जो युग हैं, कैम्ब्रियन युग, बीसियन युग, सिलुरियन युग, डेयोविनियन युग, कार्निफेरस युग और पामियन। देखो इसका जो काल है वो लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व है, ठीक है दोस्तों, लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व है। साइमा जी का नहीं, पीडीएफ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा साइमा जी, क्योंकि ये इसका जो आपको पहली क्लास का पीडीएफ जरूर मिलेगा, ठीक है, चिंता न करो। पूजा कुमारी जी वेलकम, ठीक है। और तीसरा है मेसोजोइक महाकल्प। इसको हम इतिहासकारों ने कहा है द्वितीयक या सेकेंडरी कल्प। इसमें कौन कौन से युग आते हैं, इसमें आते हैं ट्रियसिक, जुरासिक। दोस्तों जुरासिक आप जानते होंगे, आपने एक हॉलीवुड फिल्म देखी होगी जुरासिक पार्क, इसमें डायनासोर दिखाए गए हैं, तो ये वही युग था जुरासिक, डायनासोर वाला काल था, ठीक है। फिर क्रिटेशस, ठीक है, ये काल 25 मिलियन वर्ष पहले था, ठीक है। चौथा जो काल था उसको बोला गया है सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प यहां से किताबों में मिलना शुरू होता है। इसका जो कल्प था वो तीसरा या टर्शियर कल्प था। इसमें जो युग आए, इयोसीन युग, ओलिगोसीन युग, मायोसीन युग और प्लायोसीन युग। तो यहां से आपने पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। और आपसे दोस्तों गुजारिश है कि इस क्लास को दोस्तों बिल्कुल प्रमाणिक ये क्लास है, ठीक है। और अपने दोस्तों को, देखो नई साल है, आज अपने दोस्तों को एक गिफ्ट करना। बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही मेहनत से दोस्तों बनाई है मैंने। इसका जो दोस्तों ये जो युग समाप्त शुरू हुआ लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब पांचवा जो महाकल्प था ये था नियोजोइक। दोस्तों ध्यान से समझना, मैं आराम आराम से समझाऊंगा, ठीक है। नियोजोइक महाकल्प, ये जो कल्प था इसका, ये चौथा कल्प था या क्वार्टरली। इसमें जो युग आए प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन युग, ये सर्वाधिक नवीन युग है जहां से मानव प्रजाति का जन्म होता है। लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले इसका उदय हुआ था। दोस्तों आपको सभी को
जितने भी दोस्तों देखेंगे, ठीक है, सभी को ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है, जो भी लास्ट तक देखेंगे। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे तो विस्तार से बताएंगे, ठीक है, पूरी क्लास देखना, बहुत मजा आएगा। कुछ इनके बारे में दोस्तों मोटा मोटा पढ़ते हैं, जैसे कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी का संपूर्ण स्थलखंड एक वृहद भूखंड के रूप में एकत्रित था, जिसे पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया के चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग की को पेनथलासा कहा जाता है। पेंजिया का निर्माण अजोइक, तो ये वही अजोइक है, पहला महाकल्प अजोइक महाकल्प में हुआ। देखो मैंने ये जो स्लाइड है इसलिए लाया कि अजोइक का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया। उत्प्लावक व गुरुत्वीय बल के कारण पेंजिया को दो भागों में बांटा गया। इसके उत्तरी भाग को लारेंसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत जो है तो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो कि भाई हिमालय पर्वत कौन किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इन दोनों भागों के मध्य पाए जाने वाले जलीय भाग को टेथिस सागर के नाम से पुकारते हैं। जुरासिक युग जो डायनासोर वाला युग था में गोंडवाना लैंड भी प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका भाग में विभाजित हो गया। जो गोंडवाना लैंड था, ठीक है, वो भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भाग में डिवाइड था, ठीक है। टिलूरियन युग को रीढ़ वाले जीवों के युग से नाम से जाना जाता है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। सुबोध पंडित जी वेलकम आपका। आधुनिक मानव या होमो सेपियंस की उत्पत्ति क्वार्टन युग में हुआ था, जो चौथा कल्प था, ठीक है। देखो जो जो नियोजिक महाकल्प का चौथा जो कल्प था उसमें जो है मानव की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक मानव जिसको हम होमो सेपियंस बोलते हैं। जुरासिक को डायनासोर का युग के नाम से जाना जाता है। क्रिटेशस युग में डायनासोर विलुप्त हो गए, ठीक है। जुरासिक युग में डायनासोर का उदय हुआ और क्रिटेशस युग में डायनासोर समाप्त हो गए। स्थल पर जीवन की शुरुआत सिलूरियन युग में हुई थी। तो ये थोड़ी सी हमने थ्योरी लाई थी बीच में। अब हम देखो शुरू करते हैं जहां से हम ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करने से पहले हम कल्प युग, ठीक है, कल्प इरा युग एपोच पीरियड के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अब इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के इतिहास को 5 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें हम कल्प कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सेनोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प, पैलियोजोइक कल्प और कल्प, ठीक है। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इन कल्पों को फिर युगों में डिवाइड किया जाता है और ये जो कल्प है ये है तो प्रथम युग, ठीक है, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। तो ध्यान से समझना, प्यार से समझना क्लास को, बहुत ही शानदार, बहुत ही कह सकते हैं तो डीपली, बहुत ही गहराई वाली सवाल है आज की क्लास है। इन युगों को भी छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, शक के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास की जानकारी नीचे आने वाले जो स्लाइड हैं उनमें हमको मिलेगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। देखो अब इसको मैं दोबारा क्यों लाया हूं कि आप देख लीजिएगा कि हम अब शुरू करने वाले हैं जोइक महाकल्प को हम शुरू करने वाले हैं जिनमें हम युग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, जिनमें प्री कैम्ब्रियन युग और आर्कियन युग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब पढ़ते हैं पूर्व कैम्ब्रियन या आदि कल्प पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें हम मोटा मोटा पढ़ेंगे। इस दौरान
अब समझिएगा दोस्तों, इस दौरान पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण हुआ। जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है दोस्तों, जिसमें हम उपजाते हैं, ठीक है, जिसमें जो है उपजाते हैं, क्या कहते हैं भाई, 1 फुट के लगभग जो है जो मिट्टी होती है उसको हम पृथ्वी की भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। इस दौरान पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण हुआ। बाष्प कण जो पृथ्वी के चारों तरफ फैले थे संघनित होकर जल में बदल गए। देखो दोस्तों, जब मैंने बताया कि जब सूरज में विस्फोट हुआ तो बहुत सारे धूल के कण चारों तरफ फैल गए और जो भी पृथ्वी पर आए कण वो जो है धीरे धीरे बैठ गए और फ्रेंड्स वो मिलकर जो है दोस्तों क्या हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, ठीक है। देखो कुछ धूल और जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उन दोनों बाष्प ने मिलकर और धूल ने मिलकर जो है बादल का निर्माण किया। बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और फिर जो पृथ्वी थी वो धीरे धीरे वो ठंडी हो गई, ठीक है। संभवतः पृथ्वी का बहुत सारा भाग मरुस्थल था उस समय। इस कल्प के अंदर केवल आग्नेय चट्टाई पाई गई जो बाद में अवसादी और कायांतरित चट्टानों में बदल गई। दोस्तों सबसे पहली चट्टान कौन सी है, आग्नेय, फिर अवसादी और फिर कायांतरित की हीरा वगैरह, कोयला वगैरह। इस कल्प ने उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील, मीठे पानी की झील है, के पास करीब 1 लाख घन किलोमीटर क्षेत्र आग्नेय चट्टानों से ढक गया और भारत की धारवाड़ चट्टानें और अरावली पर्वत इसी कल्प में विकसित हुए। इस कल्प को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो तो कल्प है वो है प्रोटेरोजोइक, ठीक है। दूसरा है आर्कियोजोइक, तीसरा है इयोजोइक। तो हम इनका पढ़ते हैं दोस्तों। देखो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल गहराई वाली क्लास है, आपको पूरे दोस्तों यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी इतनी गहराई वाली क्लास। प्रिय बत्रा घोष जी वेलकम आपका। तो लाइक भी करते रहो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आप नई साल है, आज कुछ गिफ्ट कीजिए, बहुत ही गहराई वाली सवाल है। अब देखो, जब हमने कहा कि भाई इसके 3 पार्ट हैं तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है प्रोटेरोजोइक। पहला पार्ट है प्रोटेरोजोइक, इसके बारे में मोटा मोटा पढ़ेंगे हम। यह काल लगभग 600 मिलियन वर्षों के बीच में आता है। इस समय स्थल पर कोई जीव नहीं था, ठीक है दोस्तों। इस समय स्थल पर कोई जीव नहीं था, केवल सागर में जीव जंतु पाए जाते थे। दोस्तों मैंने कहा कि जब बारिश हुई और महासागर का निर्माण हुआ तो उसमें छोटे छोटे जीव जंतु का उदय हुआ, परंतु वो अभी तक जो है जमीन पर नहीं आए थे। दूसरा जो पार्ट है वो है आर्कियोजोइक एरा, ठीक है। इस काल के अंदर पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हो गया, ठीक है। जो भी छोटे मोटे कीट पतंगे थे, मेंढक वगैरह थे, वो जो है पानी में निकलकर बाहर आने शुरू हो गए, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन आने शुरू हो गए, जिसका अनुमान चट्टानों में घास के अवशेषों से लगाया जाता है। धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रहा है, पृथ्वी जो है हरियाली की तरफ बढ़ रही है, जीवन की तरफ बढ़ रही है, वायुमंडल का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फिर तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है इयोजोइक इरा, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, इयोजोइक इरा। इस काल के बारे में इतिहासकारों को कोई खास जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब आता है पुराजीवी कल्प, ठीक है। पुराजीवी या पैलियोजोइक इरा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो तो ये क्या है, आइए आप जानते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो अब हम पढ़ रहे हैं तो पैलियोजोइक को, इस वाले को, ठीक है। पुराजीवी या इसको बोलते हैं पैलियोजोइक एरा। यह बहुत ही बड़ा कल्प है,
ठीक है, जो 600 मिलियन वर्ष पूर्व से 225 मिलियन वर्ष तक उपस्थित था। ठीक है, अनूप कुमार जी, गुड इवनिंग, वेलकम आप सभी को दोस्तों, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कल्प के दौरान जीवों और वनस्पतियों का विकास तेजी से हुआ था। देखो, अभी मैंने दोस्तों क्या बताया कि आर्कियोजोइक जो युग था, उसमें जो घास जो है अवशेष बिननी शुरू हुई, घास उगनी शुरू हो गई, जो कीट पतंगे थे, नहीं कीट पतंगे नहीं, जो जीव जंतु थे छोटे छोटे, वो है समतल मैदान पर आने शुरू हो गए। जो काल आता है दूसरा काल, उसका नाम है प्राचीन या पैलियोजोइक महाकल्प। यह बहुत ही बड़ा कल्प है जो 600 मिलियन वर्ष से 225 मिलियन वर्ष तक उपस्थित था। इस कल्प के दौरान जीवों और वनस्पतियों का विकास तेजी से होने लगा। ठीक है, शुरू के काल में वनस्पति और जीवावशेष, इसके पश्चात मछलियों के अवशेष और अंत में रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए गए शुरू के काल में। इसके जो शक है दोस्तों वो निम्नलिखित है, इसके पार्ट जो है वो निम्नलिखित है, जैसे कि कैम्ब्रियन शक। शक मतलब तो एक काल पीरियड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देखो बिल्कुल कह सकते हैं गहराई से लेकर चल रहे हैं हम, शायद आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी दोस्तों इतनी गहराई वाली क्लास, कैम्ब्रियन पीरियड। इसके बारे में छोटे छोटे नोट्स हम पढ़ेंगे। समुद्र ने पृथ्वी के बहुत सारे भाग को ढक रखा था। ठीक है भाई, लगभग पृथ्वी पर 70% भाग पर जल है, आपको भी पता होगा। ठीक है, समुद्र ने पृथ्वी के बहुत सारे भाग को ढक रखा था। उस समय भी जलवायु जो थी वो शुष्क हो गई थी, इनकी जलवायु धीरे धीरे जो तो सूखी हो रही थी। ज्वालामुखी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ज्वालामुखी बनने शुरू हो गए थे। यह समय 600 से 500 मिलियन वर्ष तक रहा, जिसमें परतदार सेलों का विस्तार हुआ जो आज भी उपस्थित हैं। सेल, आग्नेय, परतदार। ठीक है, भारत का विंध्याचल पर्वत इसी युग की देन है दोस्तों। ये कितना बढ़िया सवाल है। देखो कभी भी एग्जाम में आता है कि भाई विंध्याचल पर्वत जो है वो कौन से काल का है, तो कैम्ब्रियन काल का है वो। ठीक है, पहली मछली ने इस युग में ही जन्म लिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं लेके आया आज में, पहली मछली ने कैम्ब्रियन काल में जन्म लिया। विंध्याचल पर्वतमाला भारत का किसी युग की देन है। अब जो है आर्डोविशियन शक, यानी कि आर्डोविशियन जो काल था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों हम ये क्या पढ़ रहे हैं कैम्ब्रियन के अंतर्गत। देखो थोड़ा सा बैक करते हैं। देखो पढ़ रहे हैं इसको, इसमें जो काल है वो ये वाला काल है, और जो युग है कैम्ब्रियन, आर्डो, सिल्यूरियन, ये वाले हम दोस्तों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्डोविशियन शक, यह युग 500 मिलियन से 440 मिलियन वर्ष पहले मौजूद था। कुछ पर्वतों का निर्माण होना शुरू हो गया इसमें, जमीन और समुद्र के बीच की सीमा बदलती रही। ठीक है, और अवसाद भी जमा होने लगा। इस युग में भी जमीन पर कोई जीव जंतु नहीं थे। ठीक है, जीव जंतु नहीं थे। अब इसके बाद में सिल्यूरियन शक, सिल्यूरियन पीरियड या युग कह सकते हैं इसको। ठीक है, युग, सिल्यूरियन युग। इस काल में समुद्र का स्तर उठता और गिरता रहा। यह समय 440 मिलियन से 400 मिलियन वर्ष तक रहा। यूरोप में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप स्कैंडिनेविया के पर्वत और स्कॉटलैंड पर्वत का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया को कैलिडोनियन हलचल के नाम से जाना जाता है। बिना पत्ती के पौधों ने जमीन पर जन्म लिया दोस्तों, बिना पत्ती के पौधों ने। ठीक है, बिना पत्ती के पौधों ने इस समय जमीन पर जन्म लिया।
इसके बाद में बात करते हैं डिवोनियन युग के बारे में, ठीक है। डिवोनियन युग के बारे में बात करते हैं। इस काल में सूखी जमीन का क्षेत्र बढ़ गया था। इस काल में जो सूखी जमीन थी उसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। इस समय में पर्वत श्रेणियों की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई, यानी कि जो पर्वत थे उनका दिखना शुरू हो गया, ठीक है, जो सिल्यूरियन युग में शुरू हुई। जंगल का जन्म जमीन पर हो गया, यानी कि जो जमीन थी उसमें जंगल का बनना शुरू हो गया। मछलियों की और जातियों का विकास हुआ, ठीक है, जिसमें शार्क मछली भी थी। इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। डिवोनियन जो दोस्तों युग था उसको हम मत्स्य युग के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवधि लगभग 400 मिलियन से 350 मिलियन वर्ष तक रही थी। दोस्तों देखो, आप ये बताइए कि आपको क्या ऐसी इतनी गहराई वाली क्लास मिलेगी कहीं या मिलेगी नहीं, बताइए। तो बहुत मेहनत की है मैंने आज, इसलिए 8 घंटा देरी से मैंने शुरू की थी क्लास, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा था, ठीक है। इसके बाद में जो काल आया वो आया कार्बोनिफेरस युग। कौन सा है दोस्तों? कार्बोनिफेरस युग आया। इस काल का महत्व कोयले के निर्माण से है दोस्तों, याद रखा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोयले का जो निर्माण हुआ तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ। इसके भी दो युग हैं, दो पार्ट है, भाग है। पहला है मिसिसिपी युग और दूसरा है पेंसा लिबनी युग, ठीक है। अब इसके पार्ट फर्स्ट को पढ़ते हैं, मिसिसिपी युग। इस कोयले के निर्माण का पहला चरण था, जिसमें सड़ा गला वनस्पति पीठ बाद में कोयले में बदल गया, ठीक है। देखो दोस्तों, जो कोयले का निर्माण होता है वो सड़ी गली जो पौधे और जो फूल पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो जो दोस्तों जमीन के अंदर धस जाती हैं और वो बहुत साल बाद कोयले का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेड और जिंक जैसे खनिज का भी निर्माण हुआ, ठीक है। प्रवाल रोधिकाओं का भी निर्माण इसमें शुरू हुआ। अब इसके दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, जिसका नाम है पेंसालियवनी युग। यह युग कोयले के निर्माण का दूसरा चरण था, ठीक है। जमीन धंस गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा दलदल क्षेत्र बन गया। दूसरी जगहों पर समुद्र का तल उभर कर सूखा क्षेत्र बन गया। सदाबहार पेड़ों का जन्म हुआ। रेप्टाइल्स भी जमीन पर आ गए। इन दोनों युगों की अवधि 350 मिलियन से 270 मिलियन वर्ष तक रही थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्मियन युग। क्या आता है दोस्तों? पार्मियन युग आता है। इस काल के बारे में छोटे छोटे पार्ट हमने बनाए हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। सिल्यूरियन काल में शुरू ही पर्वत निर्माणकारी कैलिडोनियन हलचल इस युग तक जारी रही। इसे हर्षिनियन हलचल के नाम से जाना जाता है। इस युग में बने पर्वत फ्रांस, स्पेन, उत्तरी अमेरिका के एपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पिघले हुए हिमानी ने बहुत बड़े अवसादी जमाव को जन्म दिया। दोस्तों, जो अवसाद जम जाता है, ठीक है, तो पिघले हुए जो बर्फ थी उसने बहुत बड़े अवसाद को जमा कर दिया। इसकी अवधि 270 मिलियन से 250 मिलियन वर्ष तक रही, यानी कि 2,02,70,000, ठीक है। पतझड़ पौधों का भी इसमें जन्म हुआ। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं, ठीक है, देखो इसमें इसके बाद में देखो हम फिर दोबारा जाते हैं, बैक जाते हैं कि हम जो मेसोजोइक जो अमल है, जो कल्प है, उसके बारे में कहाँ इसका शुरू होती है। देखो आप फिर भूल जाओगे।
देखो तो अब हम शुरू करेंगे पार्ट थर्ड को, जिसका नाम है मेसोजोइक कल्प। ठीक है, मेसोजोइक कल्प। इसके बारे में ट्रियसी, जुरैसिक, क्रिटेशस, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो मेसोजोइक कल्प, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और ये है इरा मेसोजोइक कल्प। इस कल्प की अवधि 225 मिलियन और 70 मिलियन वर्ष तक है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, 25 मिलियन लिख रहा है, उसमें 225 मिलियन है। यह पिछले कल्प की तुलना में शांत रहा। इसे हम तीन शकों में बांटते हैं, यानी कि तीन युगों में बांटते हैं, तीन युगों में बांटते हैं। ठीक है, पहला युग है त्रियासिक युग, दूसरा युग है जुरैसिक यानी कि डायनासोर वाला युग। ठीक है, तीसरा है क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा उससे विस्तार से जानते हैं। ठीक है, त्रियासिक युग, इसकी अवधि 225 मिलियन से 180 मिलियन वर्ष थी। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी सूखा था, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी, तावा और यूरेनियम का जमाव बन गया, हिमालय और आल्प्स की जगह टेसिस सागर उपस्थित था, पेंजिया नाम के महाद्वीप का विभाजन होना शुरू हो गया, और इस काल को तो रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। नोट डाउन करना, इस काल को रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। त्रियासिक जो युग है उसको रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है उसका, ठीक है, मेसोजोइक इरा का, वो है जुरैसिक शक, यानी कि जिसमें डायनासोर का उदय हुआ, पर्वतों का अपरदन बहुत तेजी से हुआ। यानी कि दोस्तों जो पर्वत थे उनका टूटना, ठीक है, उनका जो धड़कना जो है तेजी से शुरू हुआ, समुद्र द्वारा जमीनों का भी अपरदन हुआ। इस काल में रेंगने वाले रीढ़ विहीन जीवों की अधिकता थी। ठीक है, नोट डाउन करना, इस काल में रेंगने वाले जो रीढ़ विहीन जीव जंतु थे उनकी दोस्तों अधिकता थी। इस अवधि में साइबेरिया तथा मंगोलिया के भागों पर 2.5 लाख घन किलोमीटर ज्वालामुखी पदार्थों का पूरी तरह विस्तार हुआ। डायनासोर का आकार बहुत बड़ा इसमें हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट है वो है क्रिटेशियस युग। क्या नाम है तो क्रिटेशियस युग। इस काल में कोयले का निर्माण हुआ, समुद्र जमीन का अतिक्रमण करता गया। इस समय की चट्टानों में चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा थी। भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर लावे का जमाव इस काल में हुआ था। फूल वाले पौधों का भी विकास हुआ। इस युग में रेंगने वाले जीवों की बहुलता थी। इसकी अवधि 135 मिलियन से 70 मिलियन वर्ष थी दोस्तों। ठीक है, अब हम 70 मिलियन वर्ष तक आ चुके हैं, हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है देखो सेनोजोइक कल्प, जो चौथा पार्ट है, चौथा इरा है। अब ये कौन सा इरा है, थोड़ा सा बैक करते हैं। हम किस पार्ट को पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा हम देखते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम चौथे इरा को, ठीक है, जिसका नाम है सेनोजोइक इरा। और फिर पढ़ेंगे पांचवी पार्ट को, जिसका नाम है नियोजोइक इरा। अब इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा जो पार्ट है वो है सेनोजोइक कल्प, ठीक है, या सेनोजोइक इरा।
अवधि की विशेषता यह है कि इसी काल में सबसे पहले दूध पिलाने वाले जीवों का आगमन हुआ, यानी कि स्तनधारी जीवों का हुआ। ठीक है दोस्तों, भाई जो दूध पिलाते हैं उनको हम स्तनधारी जीव बोलते हैं। इसकी अवधि 70 मिलियन से 1 मिलियन वर्ष तक रही थी। सेनोजोइक कल्प को टर्शियर युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस युग को 5 युगों में भी बांटा जाता है। अब इसके 5 युग कौन कौन से, आइए हम जानते हैं। पहला युग पैलियोसीन युग, तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा हम जानते हैं पैलियोसीन युग को। इस अवधि का विस्तार 70 मिलियन से 60 मिलियन वर्ष तक रहा। नई पर्वत श्रेणियां बनती रहीं, संसार के कुछ हिस्सों में उपजाऊ भूमि बनी। डायनासोर इसमें खत्म हो चुके थे दोस्तों। ठीक है, डायनासोर इसमें खत्म हो चुके थे, जो जुरासिक काल में बड़े हो चुके थे, उदय हुआ था। इसकी अवधि 70 मिलियन से 60 मिलियन वर्ष तक थी। अब दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, जिसका नाम है इयोसीन युग। इस अवधि में जमीन का नीचे धंसना व समुद्र द्वारा अतिक्रमण बढ़ा। अटलांटिक महासागर ने अपना आज का आकार इसी समय ही धारण कर लिया था, जहां पर दोस्तों ज्यादा बर्फ पड़ती है, हर समय दोस्तों हर समय बर्फ रहती है। इसकी अवधि 60 मिलियन से 40 मिलियन वर्ष तक रही थी। ठीक है, तीसरा जो युग था उसका सेनोजोइक इरा का, वो था ओलिगोसीन युग। इस अवधि में समुद्र जो है जमीन से पीछे हट गया। पर्वत निर्माणकारी शक्तियां और ज्वालामुखी प्रक्रिया सक्रिय हो गई, जिससे हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत आदि मालाओं का विकास हुआ। इस युग का विस्तार 40 मिलियन से 25 मिलियन वर्ष तक रहा था। इसका जो चौथा सेनोजोइक इरा का जो चौथा पार्ट था, जो चौथा युग था, वो था मायोसीन युग। इस युग में समुद्र का जमीन से पीछे हटना जारी रहा। पर्वत निर्माणकारी शक्तियां और ज्वालामुखी प्रक्रिया और भी तेज हो गई। फूल वाले पौधों का विकास आज की तरह के पौधों के जैसा हो गया। इसकी अवधि 25 मिलियन से 10 मिलियन वर्ष तक रही थी। पांचवा जो पार्ट है दोस्तों सेनोजोइक इरा का, वो है प्लायोसीन युग। इस युग में पर्वत निर्माण का कार्य कम सा हो गया। पृथ्वी ने अपना आकार ग्रहण कर लिया। जलवायु बहुत ठंडी हो गई। इसकी अवधि 10 मिलियन से यानी कि 1 लाख साल तक हो गई। समझ रहे दोस्तों? ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो दोस्तों, मैं जो है लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, परंतु जो काल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, आप बताइए आपको समझ में आ रहा है दोस्तों या नहीं आ रहा है? फीडबैक भी देते रहो। अब हम पढ़ेंगे तो चौथा शक था, जो चौथा काल था, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम था नियोजिक इरा। यह अवधि 10 लाख वर्ष से शुरू होकर अभी तक जारी है। 1 मिलियन बराबर दोस्तों 10 लाख। इस युग को हम 2 युग में बांटते हैं। जो नियोजिक जो इरा था, जो चौथा शक था, जो ठीक है, उसको हम जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 भाग में। पहले का नाम है प्लेयोसिटीन युग, दूसरे का नाम है आधुनिक युग। अब हम पढ़ेंगे तो प्लियोटोसीन युग। इसे हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। इस अवधि में तापमान कम होने के कारण करीब करीब सारे महाद्वीप बर्फ से ढक गए, जिससे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका शामिल था। अतः
यह एक जलवायु परिवर्तन का समय था। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 4 छोटे छोटे हिमयुगों का आगमन हुआ। इन 4 युगों के बीच में शांत समय भी रहा। इस समय में दूध पिलाने वाले जीवों का बहुत अधिक विकास हुआ। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स जन्म इसी में हुआ था। अब बात करते हैं आधुनिक युग की। ठीक है, आधुनिक युग नियोजिक जो इरा था उसका 2 पार्ट थे। पहले का नाम था दोस्तों, देखो इसका नाम था प्लियोटोसिन युग और दूसरे का नाम है आधुनिक युग। इस अवधि के अंदर बर्फ की चादर का आकार कम हो गया क्योंकि गर्मी की वजह से वो बर्फ पिघल गई थी। समुद्र की सतह ऊपर उठ गई और जमीन का अपरदन शुरू हो गया और उन सभी स्थलाकृतियों का विकास हुआ जिसे हम आज जानते हैं। यह काल आज से 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था, यानी कि हम कह सकते दोस्तों भारत के संदर्भ में मध्य पाषाण काल। इस काल के दौरान मेधावी यानी कि होमोसोपियंस का आगमन हुआ था। ठीक है फ्रेंड, देखो ये आज की क्लास थी और हम थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि अब नहीं, चलो नहीं पढ़ते क्योंकि हमने पढ़ा दिया है आपको ये वाला सब कुछ। दोस्तों ये हमारी आज की पहली क्लास थी। ठीक है, जो जहां हमने जो पृथ्वी की उत्पत्ति और जो युग थे उनको बताया। अब हम शुरू करेंगे मानव की उत्पत्ति। ठीक है, मानव का विकास। ठीक है, फिर जो है हम शुरू करेंगे पाषाण काल को हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों ईमानदारी से बताना कि भाई कितनी आपको अच्छी लगी। और देखो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप अपने दोस्तों को अपने ग्रुपों में इन सभी आज की क्लास को जरूर भेजिएगा। ठीक है, धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा और स्टडी मटेरियल में जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं 5 बजे सही।